कोई डिस्टॉर्शन तो नहीं है आवाज में? यस मैम, आ रही है। अच्छा जी, स्क्रीन शेयर की हुई है, नजर आ रही है स्क्रीन? ठीक है जी। आज हम लोगों ने इस चैप्टर में हमने कैशे मेमोरी के बारे में पढ़ा, कैशे के बारे में पढ़ा, उसका स्ट्रक्चर क्या होता है, किस तरह उसमें डाटा सेव होता है और किस तरह से हम डाटा को एक्सेस करते हैं, मिस रेट क्या होता है, हिट रेट क्या होता है, मिस पेनल्टी क्या होती है, ये सब कुछ हमने डिस्कस किया। उसके बाद हमने देखा कि अगर हम कैसे की इस परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज कैसे कर सकते हैं, तो वो ऑप्टिमाइजेशन का मेथड देखा, टेक्निक्स देखी, कौन कौन सी क्या क्या तरीका किया जाए तो हमारे पास कैशे की परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइज हो जाती है। अब कैशे की ऑप्टिमाइजेशन तो देख ली हमने, लेकिन कैशे बेसिकली अगर मिस अकर होता है तो चीज कहाँ से लेके आता है, वो डाटा कहाँ से लेके आता है, मेमोरी में से लेके आता है। तो इसी तरह जैसे हमें कैशे की ऑप्टिमाइजेशन की जरूरत थी, इसी तरह मेमोरी की ऑप्टिमाइजेशन की भी जरूरत है। बच्चों, बाकी सबको आवाज आ रही है मेरी? जिसको नहीं आवाज आ रही उसके नेट का मसला होगा कोई। ओके, आज हम देख लेते हैं कि मेमोरी की मेमोरी टेक्नोलॉजी की और उसकी ऑप्टिमाइजेशन कैसी होती है। बेसिकली जितनी हमारे पास कैशे के अंदर रिक्वायर्ड होती हैं चीज़ें, जो भी हमें डाटा चाहिए होता है, जब वो हमें नहीं मिल रहा होता कैशे के अंदर, तो फिर हम मेमोरी के अंदर से सर्च करते हैं उसको कि मेमोरी में कहाँ पे ये डाटा पड़ा हुआ है। अब मेमोरी के अंदर भी वही चीज़ें यूज़ होती हैं कि आपके पास ब्लॉक्स और सेट्स की फॉर्म में डाटा पड़ा होता है, हर एक के साथ अपना टैग होता है, हर एक के साथ अपना एड्रेस होता है। लेकिन हमारे पास जो मेमोरी है वो किन चीज़ों के ऊपर बेस करती है, मेमोरी लेटेंसी क्या होती है। और उसके बाद हमारे पास दो तरह की मेमोरी आ जाती है, डी रैम और एस रैम मेमोरी आ जाती है। एस रैम स्टैंड फॉर स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड डी रैम स्टैंड फॉर डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। इन दोनों में क्या फ़र्क है, ये किस तरह वर्क करती हैं, इसके बारे में आज थोड़ा सा देखेंगे। आज ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ मेमोरी टेक्नोलॉजी उसकी ऑप्टिमाइजेशन के बारे में देखते हैं। और गर्ल्स, इससे रिलेटेड मैंने आपको स्लाइड्स भी सेंड कर दी हैं, जितना हमने पढ़ा है वो स्लाइड्स की फॉर्म में है, तो अगर आप स्लाइड से कंसर्न करना चाहो तो आप स्लाइड्स भी देख सकते हो। एनी हाउ, आज देख लेते हैं कि मेमोरी टेक्नोलॉजी एंड ऑप्टिमाइजेशन क्या है। सबसे पहले देख लेते हैं क्या कह रहे हैं कि मेमोरी इज द नेक्स्ट लेवल डाउन इन द हायरार्की, कि आपके पास फास्टेस्ट तो कैशे है, लेकिन उससे नेक्स्ट लेवल डाउन हायरार्की में क्या आ जाती है, मेन मेमोरी आ जाती है। अब सारी पूरी कहाँ की जाती हैं, मेन मेमोरी से की जाती हैं। अब बेसिकली जो मेन मेमोरी की परफॉर्मेंस है वो दो चीज़ों से मैयर की जाती है, एक मैयर की जाती है लेटेंसी से और दूसरा मैयर की जाती है बैंडविड्थ से। अब लेटेंसी और बैंडविड्थ के आपके पास क्या है, ट्रेडिशनली मेन मेमोरी लेटेंसी व्हिच अफेक्ट्स द कैशे मिस पेनल्टी इज द प्राइमरी concern of the cache, जब while the main memory bandwidth is the primary concern of the multiprocessor and input output। अब वो क्या कह रहे हैं कि जो मेन मेमोरी की लेटेंसी है उसका ज्यादा कंसर्न किसके साथ होता है, कैशे की मिस पेनल्टी के साथ। मिस पेनल्टी क्या थी कि जब हमने ब्लॉक को रिप्लेस करना होता है, अब रिप्लेस हम मेन मेमोरी से ही कर रहे होते हैं, तो इसी वजह से वो कह रहे हैं कि जो मेन मेमोरी की लेटेंसी है उसका कंसर्न है ज्यादा कैशे की मिस पेनल्टी के साथ, जबकि आपके पास जो मेमोरी बैंडविड्थ है इसका ज्यादा प्राइमरी कंसर्न जो सा है वो मल्टी प्रोसेसर्स के साथ है और इनपुट आउटपुट के साथ है। बैंडविड्थ जो है वो बताती है कि इसके अंदर डाटा कितना स्टोर हो सकता है, जबकि आपके पास मिस पेनल्टी किसको करती है फोकस, वो रिप्लेसमेंट को फोकस करती है कि जब आपको बॉक्स नहीं मिल रहा मेमोरी में से, कैशे में से, तो तब आपने मेन मेमोरी में से उसको रिप्लेस करना है, तो कैसे करना है, कैसे करना है। ओके, नेक्स्ट, ये सारे मेमोरी तो हमने देख ली कि क्या है क्या नहीं है, इसके बारे में प्रॉब्लम है कोई, किसी को कोई इशू है?
नो मैम। ओके, जहाँ पे भी कोई मसला हो बच्चों मैसेज करके मुझे बता दीजिएगा, या कोई भी कोई कंफ्यूजन हो जहाँ पे नहीं समझ आएगी तो मुझसे पूछ लीजिएगा। अच्छा जी, नेक्स्ट पैराग्राफ में क्या कह रहे हैं कि ऑल्थो कैशे बेनिफिट्स फ्रॉम लो लेटेंसी मेमोरी, आपके पास कैशे के लिए बेनिफिशियल कौन सी मेमोरी होती है जिसकी लो लेटेंसी होती है। लेटेंसी बेसिकली वो टाइम होता है जो कि यूज किया जाता है उस ब्लॉक को रिप्लेस करने में कितना टाइम लग रहा है, तो जितनी जल्दी आ जाएगा उतना कैशे के लिए बेनिफिट है, हमारा टाइम कम लगेगा। तो कैशे बेनिफिट फ्रॉम लो लेटेंसी मेमोरी। अब हम क्या करें कि बेसिकली हम क्या करते हैं कि मेमोरी कैशे मेमोरी या मेन मेमोरी की बैंडविड्थ इम्प्रूव करते हैं, ताकि की चीजें ज्यादा आएंगी तो लेटेंसी कम पड़ेगी, हम जल्दी रिप्लेस कर सकते हैं, कम टाइम में रिप्लेस कर सकते हैं। तो हमारे पास कैशे की परफॉर्मेंस बेसिकली डिपेंड करती है उसकी लेटेंसी के साथ। अब हमने आगे किया कि हमने को लार्ज करते गए, हमने कैशे के अंदर लेवल 1 और L2 कैशे आ जाते हैं, L1 का हमने साइज स्मॉल रखा, परफॉर्मेंस इंक्रीज करने के लिए किया। ठीक हो गया। तो अब ये है कि कैशे की जो ऑर्गेनाइजेशन है, जितनी ऑर्गेनाइजेशन है वो ये सारी चीजें आज हम देखेंगे, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ एक छोटा सा टॉपिक है जो डिस्कस करना है। तो हाउ टू ऑर्गेनाइज द मेन मेमोरी DRAM चिप्स दैट मेड अप द मेन मेमोरी सच एज अ मल्टीपल मेमोरी बैंक्स। कि हम देखेंगे कि हमारे पास पहले कैसे हम पहले DRAM की चिप्स को किस तरह से ऑर्गेनाइज करते थे बैंक्स की फॉर्म में, जो कि सारी मिलकर मेन मेमोरी बनाती थी। Higher bandwidth is available using memory banks by making memory its bus wider or doing both। कि हम क्या करते हैं कि जितने ज़्यादा हमारी कोशिश यही होती है कि जितने ज़्यादा मेमोरी बैंक्स होंगे उतनी ज़्यादा उसकी हायर बैंडविड्थ होगी। तो हम ये सारी चीज़ें किस तरह से कर रहे हैं, इसको नेक्स्ट देख लेते हैं। आपके पास जो चीज़ें हाईलाइट की हुई हैं गर्ल्स, सिर्फ वही डिस्कस कर रही हूँ, जो हाईलाइट नहीं की हुई उनको आप रीड कर लीजिएगा, लेकिन उसको करने की ज़रूरत नहीं है। Hence, memory innovation are now happening inside the DRAM chips themselves. The section describes the technology inside the memory chips and the innovative internal organization। कि आपके पास ये दो चीजें आ जाती हैं कि आप DRAM चिप्स यूज करते हो, हम क्यों डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी यूज करते हैं, हम स्टैटिक रैंडम एक्सेसरी क्यों यूज करते हैं, इसके अंदर क्या इसकी ऑर्गेनाइजेशन है, इसकी इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन क्या है, कितनी मेमोरी चिप्स यूज की गई हैं, ये सारी चीजें हम देखेंगे। अब बेसिकली जो क्या कह रहे हैं कि मेमोरी लेटेंसी जो सी दो चीजों के ऊपर कंसर्न कर रही होती है, एक आ जाता है एक्सेस टाइम और दूसरा आ जाता है साइकिल टाइम। अब एक्सेस टाइम क्या है? एक्सेस टाइम इज द टाइम बिटवीन व्हेन रीड इज रिक्वेस्टेड एंड व्हेन द डिजायर्ड वर्ड अराइव्स। कि एक्सेस टाइम क्या है कि जब रीड रिक्वेस्ट की जाए, कोई भी आपने वर्ड रीड करना है और वो आपको फिलहाल कैशे में से नहीं मिला, जब कैशे में से नहीं मिला तो आप उसके रीड रिक्वेस्ट कर रहे हो। अब रीड रिक्वेस्ट करने में और उस वर्ड के आपको मिल जाने में कितना टाइम लग रहा है, वो टाइम क्या कहलाता है? एक्सेस टाइम कहलाता है। दूसरा आ जाता है आपके पास साइकिल टाइम। साइकिल टाइम इज द मिनिमम टाइम बिटवीन, गर्ल्स म्यूट योर माइक। ओके जी, एक था एक्सेस टाइम आ जाता था, दूसरा साइकिल टाइम आ जाता था। एक्सेस टाइम उन्होंने हमें क्या कहा है कि आपके पास रीड रिक्वेस्ट किया आपने और रिक्वेस्ट करने के बाद वो वर्ड आपके पास जितना अराइव हो गया, जिस टाइम में उसको जितना टाइम लगा है, वो क्या कहलाता है? आपका एक्सेस टाइम कहलाता है। दूसरा क्या आ जाता है आपके पास? साइकिल टाइम। साइकिल टाइम क्या आ जाता है? इज द मिनिमम टाइम बिटवीन रिक्वेस्ट
टू द मेमोरी, कि आपके पास मेमोरी जितनी रिक्वेस्ट कर रहे हो उसको जितना टाइम लग रहा है वो आपका क्या कहलाता है, साइकिल टाइम कहलाता है। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि वन रीजन दैट साइकिल टाइम इज ग्रेटर देन एक्सेस टाइम इज दैट मेमोरी नीड्स द एड्रेस लाइन टू बी स्टेबल बिटवीन एक्सेसेस। अब वो क्या कह रहे हैं कि आपके पास हमेशा साइकिल टाइम जो सा है वो एक्सेस टाइम से ग्रेटर क्यों होता है। अब साइकिल टाइम तो ये है कि मेमोरी को रिक्वेस्ट करने में कितना टाइम लग रहा है, और एक्सेस टाइम क्या आपके पास कि आपने कोई वर्ड की रिक्वेस्ट कर दी है, उस वर्ड को रिक्वेस्ट करने के बाद आप तक अराइव होने में कितना टाइम लग रहा है। तो साइकिल टाइम जब आप करते हो वो हमेशा ग्रेटर होता है एक्सेस टाइम से। क्यों होता है कि मेमोरी को एक्सेसिस के दरमियान में जितने एड्रेसेस हैं उनको स्टेबल करना पड़ता है। मतलब एट अ टाइम अगर आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं और आपके पास मिस अकर हो रहे हैं, तो आप उस टाइम पे किस तरह से उन सारे एड्रेसेस को स्टेबल करोगे, क्योंकि वो सारा टाइम किस में आ रहा होता है, आपके साइकिल टाइम में आ रहा होता है। अब नेक्स्ट आपके पास आ जाती है एसरैम टेक्नोलॉजी और डीरैम टेक्नोलॉजी। ये दोनों बेसिकली मेमोरी की ही टर्म्स हैं, आप मेमोरी के लिए ही यूज करते हो, रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। लेकिन दोनों में क्या फर्क है, किसमें पावर कम लगती है, किसमें ज्यादा लगती है, ये दोनों चीजें अभी हम देख लेते हैं। अभी तक जितना डिस्कस किया गर्ल्स आपको समझ आया है बच्चों? ठीक है जी, रिपीट कर देते हैं साइकिल टाइम क्या और एक्सेस टाइम क्या, दोबारा एक दफा बता देते हैं। साइकिल टाइम क्या है और एक्सेस टाइम क्या है देख लेते हैं। साइकिल टाइम आपके पास, जी बोले। मैम यही रिपीट करना था, बता दें आप। ठीक है, मैं बताने लगती हूँ। एक्सेस टाइम बेसिकली क्या है आपके पास कि आपने कोई रीड की रिक्वेस्ट की है, और रीड की रिक्वेस्ट करने के बाद आपको वो वर्ड जिस टाइम तक अराइव हो जाएगा वो टाइम क्या कहलाएगा, उसका एक्सेस टाइम कहलाएगा। मतलब रीड की रिक्वेस्ट की, रिक्वेस्ट करने के बाद वो वर्ड जाके मेमोरी में से निकाला, मेमोरी में से सर्च करने के बाद वो वर्ड आपको दोबारा प्रोवाइड कर दिया गया, तो इसमें सारे में जितना टाइम लगा ये आपका क्या कहलाता है, एक्सेस टाइम कहलाता है। लेकिन साइकिल टाइम आपके पास क्या है कि मेमोरी को जितनी रिक्वेस्ट जा रही हैं वो सारा टाइम क्या कहलाता है, साइकिल टाइम कहलाता है। अब साइकिल टाइम हमेशा एक्सेस टाइम से ग्रेटर होता है। क्यों होता है कि मेमोरी नीड्स द एड्रेस लाइंस टू बी स्टेबल बिटवीन एक्सेसेस, कि मेमोरी को जितनी भी रिक्वेस्ट आ रही है उनके एड्रेसेस को स्टेबल करना पड़ता है उन एक्सेसेस के दरमियान। मतलब एट अ टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही हैं, तो जब एट अ टाइम मल्टीपल रिक्वेस्ट आ रही है तो उनको किस तरह से स्टेबल करेगी, उनके एड्रेसेस को किस तरह से स्टेबल करेगी, तो ये आपका क्या कहलाता है, ये एक्सेस टाइम कहलाता है। समझ आ गई है बच्चों? गर्ल समझ आ गई है? मैम साइकिल टाइम में तो फिर मल्टीपल जा सकती है ना फाइल से जी एक हिसाब से, तो जा लेकिन सकते हैं। एक्सेस में एट अ टाइम एक ही करेगा फिर तो बस, क्योंकि नहीं हमने नहीं नहीं रीड करना नहीं, है फाइल बाय फाइल। एक्सेस टाइम का मतलब ये है, अगर आपके पास मल्टीपल रिक्वेस्ट जा रहे हैं तो ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही चीज मल्टीपल चीजों की रिक्वेस्ट कर रही है। मल्टीपल इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि मल्टीपल डाटा की रिक्वेस्ट कर रही है, तो हर यस मैम। इंस्ट्रक्शन को रिक्वेस्ट करने के बाद उसका रिक्वायर्ड डाटा मिलने तक कितना टाइम लग रहा है वो उसका एक्सेस टाइम होगा। तो मैम ये हर फाइल के अलग अलग टाइम मैम भी तो हो सकता है हर ना? फाइल का अलग अलग हो सकता है। हाँ जी, यस मैम। मैम वो ये ऐसे ही है ना कि जो साइकिल टाइम है उसमें ये है कि मल्टीपल जो इंस्ट्रक्शंस आ रही हैं एट अ टाइम, उसमें कितना टाइम लग रहा है मेमोरी को। और जो दूसरा वाला टाइम है उसमें ये है कि एक जो इंस्ट्रक्शन है उस वर्ड की उसको ढूंढ के आने में, सर्च करके आने में कितना टाइम लग रहा है। ऑब्वियसली कि मेमोरी साइकिल टाइम ये है कि मेमोरी उन सारी रिक्वेस्ट को किस तरह स्टेबल कर रही है, उनके एड्रेस लाइन को किस तरह स्टेबल करी है एक्सेसेस के दरमियान, ये आपका साइकिल टाइम आ जाता है। लेकिन एक्सेस टाइम है कि एक इंस्ट्रक्शन एक रिक्वेस्ट की है, अब उसको रिक्वेस्ट करने के बाद उसको रिक्वायर्ड वर्ड मिलने तक कितना टाइम लग रहा है वो उसका एक्सेस टाइम है। मतलब मैंने अगर कोई चीज बाय करनी है तो मुझे अपने घर से उस शॉप तक जाने में और शॉप से वो चीज खरीद के घर लाने में कितना टाइम लग रहा है, वो मेरे पास क्या है, मेरा एक्सेस टाइम है। लेकिन मल्टीपल लोग एट अ टाइम मल्टीपल चीजों की रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको वो किस तरह क्यू अप करते हैं, उन लोगों को किस तरह से उनको चीजें प्रोवाइड करते हैं, वो उनका साइकिल टाइम कहलाता है। क्लियर हो गया?
यस मैम, हो गया, थैंक यू। ओके, नेक्स्ट देख लेते हैं जी, SRAM टेक्नोलॉजी क्या है और DRAM टेक्नोलॉजी क्या है। SRAM क्या है, स्टैंड्स फॉर स्टैटिक। अब क्या कह रहे हैं वो कि SRAM टेक्नोलॉजी बेसिकली इसके अंदर हम क्या करते हैं, SRAM टेक्नोलॉजी द डायनामिक नेचर ऑफ द सर्किट। एक मिनट बच्चों, the first letter SRAM stands for static. The dynamic nature of the circuits in DRAM requires data to be written back after read. अब वो क्या कह रहे हैं कि दोनों का डिफरेंस बता रहे हैं कि अच्छा पहले DRAM में क्या होता था, अगर DRAM में ये सारी चीजें हो रही हैं तो SRAM में इसके ऑपोजिट कैसे हो रही हैं। वो कह रहे हैं कि DRAM में डाटा को वापस रिटर्न बैक कराना होता था रीड करने के बाद, कि अगर हमने डाटा रीड किया है तो बाद में उसको रिक्वायरमेंट होती थी कि हम उसको राइट बैक करवाएं। Hence, the difference between the access time and the cycle time as well as need to be refreshed. मतलब अगर हम DRAM के अंदर वर्क कर रहे हैं तो एक्सेस टाइम और साइकिल टाइम के दरमियान में क्या डिफरेंस है कि हमें उस डाटा को बार बार रिफ्रेश करना पड़ता था। रिफ्रेश कैसे करना पड़ता था कि मतलब एक डाटा मेरे पास एक जगह पे स्टोर है तो मेरे पास रिक्वायरमेंट होगी कि इतने नैनो सेकंड बाद इस डाटा को जाके मस्ट रिफ्रेश करके आओगे, रिफ्रेश नहीं करोगे तो डाटा लॉस्ट हो जाएगा। तो एक ये रिक्वायरमेंट थी। दूसरा आपके पास ये दो चीजें थी जो कि डी होती थी। अब उसके कंपैरिजन में बता रहे हैं कि SRAM में क्या है कि SRAM डू नॉट नीड टू बी रिफ्रेश, SRAM को रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। सो द एक्सेस टाइम इज वेरी क्लोज टू द साइकिल टाइम, जिसकी वजह से क्या होता है कि एक्सेस टाइम जो है वो बहुत क्लोज रहता है किसके, साइकिल टाइम के रहता है। अब SRAM में हमारे पास क्या है, चार्जिंग में मिनिमल पावर रिक्वायर्ड होती है एज कम्पेयर टू DRAM में ज्यादा पावर रिक्वायर्ड होती है। अब वो क्या कह रहे हैं कि SRAM डिजाइन आर कंसर्न्ड विद स्पीड एंड कैपेसिटी while in DRAM design that emphasize on the cost per bit एंड कैपेसिटी। कि SRAM डिजाइन जो है उसका ज्यादा कंसर्न किसके साथ होता है, स्पीड के साथ और कैपेसिटी के साथ। स्पीड के साथ कि उसमें डाटा कितनी स्पीड के साथ स्टोर हो रहा है, और अगर हमें डाटा रिक्वायर्ड है वापस तो हमें डाटा हमें कितनी स्पीड के साथ वापस डाटा मिल रहा है। वाइल इन द DRAM डिजाइन में एम्फोसाइज ऑन द कॉस्ट पर बिट एंड द कैपेसिटी, कि आपके पास पर बिट कितनी कॉस्ट लग रही है और उसमें कितनी कैपेसिटी रिक्वायर्ड है। ये क्या कहलाती है, किस में आता है, DRAM में आता है। ये आपके पास जस्ट डिफरेंस बताया हुआ है कि SRAM टेक्नोलॉजी और DRAM टेक्नोलॉजी में क्या फर्क है मेमोरी की हायरार्की में। कि मेन मेमोरी जो सी है उसके अंदर हमारे पास दो चीजें आ जाती थी, एक्सेस टाइम एंड साइकिल टाइम। एक्सेस टाइम और साइकिल टाइम के अकॉर्डिंग SRAM टेक्नोलॉजी और DRAM टेक्नोलॉजी किस तरह वर्क करती है। किसको आवाज नहीं आ रही बच्चों, समझ आइए अभी तक जितना बताया। मैम हम DRAM में करते थे ना कि अगर हमने कोई फाइल रीड की है तो बाद में उसे राइट भी करना है। राइट तो बैक SRAM करवाना है। यस मैम, राइट बैक करवाएंगे, लेकिन SRAM में ऐसा नहीं होगा। नहीं, इसीलिए तो उसमें अगर हमने रिफ्रेशिंग की जरूरत है। रिफ्रेशिंग का मतलब ये है कि आप उस डाटा को अपडेट कर रहे हो। मतलब अगर कोई रीड कर लिया है तो आपने उसको अपडेट कर दी कि अच्छा मैंने ये यहाँ से रीड किया है तो ये वाला यस मैम, अपडेटेड डाटा जो कि मैंने रीड किया है। लेकिन SRAM टेक्नोलॉजी में रिफ्रेशिंग की जरूरत ही नहीं है। यस मैम, ठीक हो गया, समझ आ गई है, थैंक यू मैम। जी मैम, थैंक यू। वेलकम। अच्छा जी, आगे देख लेते हैं। नेक्स्ट आ जाती है जी आपके पास DRAM टेक्नोलॉजी आ जाती। DRAM टेक्नोलॉजी में क्या है, एज अर्ली DRAM grew in capacity, कि आपके पास DRAM टेक्नोलॉजी डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी है, ग्रू इन कैपेसिटी, कैपेसिटी में ज्यादा होती है। अब बेसिकली DRAM का जैसे हमने ऊपर पढ़ा है कि ये डिपेंड करती है कोस्ट पर बिट के ऊपर, कि आपको पर बिट कोस्ट कितनी पड़ रही है। अब कोस्ट के ऊपर क्यों डिपेंड करी, क्यों, क्योंकि ये डायनामिक एक्सेस दे रही है। स्टैटिक में तो ये है कि आप स्टेबल फॉर्म में कर रहे हो, आप डायनामिक वे में वर्क नहीं कर सकते। लेकिन डायनामिक में क्या है कि ये डिपेंड करती है कोस्ट के ऊपर ज्यादातर। तो इस वजह पर बिट कॉस्ट के ऊपर कि आप पर बिट आपको कितनी कॉस्ट पड़ रही है और फिर उसके अकॉर्डिंग इसकी स्पीड मेजर की जाती है। तो DRAM टेक्नोलॉजी क्या है, द कॉस्ट ऑफ द पैकेज विद ऑल द नेसेसरी एड्रेस लाइन वाज एन इशू, कि आपके पास क्या है कि किसी भी कोस्ट जो भी पैकेज है एड्रेस लाइन के साथ, ये हमारे पास एक प्रॉब्लम है किसके लिए, DRAM टेक्नोलॉजी के लिए। इसका सोल्यूशन क्या है, was to multiplex the address line thereby cutting the number of address pins in the half। अब वो क्या करते हैं
कि जितनी एड्रेस पिन्स, एड्रेस लाइंस हैं उनको कट कर देते हैं आधे आधे हिस्से में। आधे आधे हिस्से में कैसे कर देते हैं कि रो एक्सेस ड्रॉप में कर देते हैं और कॉलम एक्सेस ड्रॉप में कर देते हैं। मतलब एक लंबा एड्रेस है, बहुत लेंथी एड्रेस है किसी भी एक इंस्ट्रक्शन का, उसको कट डाउन कर दिया दो हिस्सों में, रो एक्सेस में और कॉलम एक्सेस में। रो एक्सेस में कैसे किया कि 1/2 ऑफ द एड्रेस इज सेंट फर्स्ट, पहला हिस्सा जो एड्रेस का है वो जल्दी भेजा जाता है, पहले भेजा जाता है, और उसको हम कहते हैं कि रो एक्सेस ड्रॉप है। जबकि जो दूसरा हाफ है वो थोड़ा लेट, वो रो एक्सेस के बाद भेजा जाता है और उसको हम कहते हैं ये क्या है, कॉलम एक्सेस है। अब ये बेसिकली जो नाम यूज किए गए हैं ये इंटरनल ऑर्गेनाइजेशन की चिप है उसके अंदर नेम यूज किए जाते हैं। मेमोरी को इस तरह ऑर्गेनाइज किया जाता है। क्यों ऑर्गेनाइज किया जाता है? क्योंकि इसमें हमारे पास प्रॉब्लम होती है कोस्ट की कि एड्रेस लाइन जो है वो किस तरह से इसके अंदर स्टेबल की जाए। ठीक हो गया। इसकी एक डायग्राम दी हुई है इन्होंने। डायग्राम में क्या कह रहे हैं कि मेरे पास आपको डायग्राम नजर आ रही है। डायग्राम में कह रहे हैं कि एक एड्रेस बफर है। अच्छा जी, रिपीट कर देती हूँ। हमारे पास स्टैटिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में इस किस्म का कोई नहीं था कि जो भी इंस्ट्रक्शन है उसका वही एड्रेस है और वो एज इट इज जाता है। जबकि डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में क्या है कि आपके पास पूरा जो एड्रेस है वो बहुत लेंथी है, जो कि आपके पास और हमारे पास इसमें कोस्ट मैटर भी करती है पर बिट के अकॉर्डिंग। तो अगर ज्यादा लंबा एड्रेस है आपके पास तो उसमें कोस्ट भी ज्यादा आएगी। तो उस सूरत में क्या किया जाता है कि आपके पास जो मल्टीप्लेक्स कर दिया जाता है। मल्टीप्लेक्स कैसे किया जाता है कि आपके पास एक एड्रेस है, उस एड्रेस को डिवाइड कर दिया जाता है रो डिकोडर में और कॉलम डिकोडर में। कैसे किया जाता है ये डायग्राम देखें अगर आप, तो डायग्राम से आपको नजर आ रहा है कि ये एड्रेस बफर दिया गया है। इस एड्रेस बफर के आगे उन्होंने रो रिकॉर्डर किया है और कॉलम रिकॉर्डर किया है। ये एड्रेस बफर था, इसको दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ये इसके पास एड्रेस था सारा, इसको दो हिस्सों में डिवाइड किया, एक रो डिकोडर में और एक कॉलम डिकोडर में। अब इस मेमोरी के अंदर जो भी काम हो रहा है, जो भी इंस्ट्रक्शन हमने फेच करनी है, जिसके ऊपर भी काम करना है, जो भी इंस्ट्रक्शन आई है उसका एड्रेस दो हिस्सों में डिवाइड किया गया है, रो डिकोडर में और कॉलम डिकोडर में। और इस तरह से हमने कोई भी फेचिंग करनी है, कोई भी डाटा स्टोर करवाना है तो हम इस फॉर्म में करेंगे डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी में। क्लियर हो गया बच्चों? ठीक है जी, आगे देख लेते हैं। मैम ये कॉलम डिकोडर रो डिकोडर का पर्पस क्या है? मतलब हम एड्रेस को, क्या यूज है इसका, क्यों ही हमने लगाया यहाँ पे? एड्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया है ताकि हमें कोस्ट कम पड़े। कोस्ट को कम करने के लिए, क्योंकि डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी जो सी है उसका कंसर्न ज्यादा कोस्ट के साथ होता है और फिर कैपेसिटी के साथ होता है। तो आपके पास कोस्ट पर बिट के हिसाब से मैयर की जाती है, जो कि इशू है इसके अंदर। तो उसको रिजॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या कि एक मल्टीप्लेक्सिंग कर दी। मल्टीप्लेक्सिंग क्या है कि उस एड्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक रो में डिवाइड कर दिया और दूसरा कॉलम में डिवाइड कर दिया। एड्रेस को दो हिस्सों में डिवाइड कर दिया रो डिकोडर में और कॉलम डिकोडर में, ताकि हमें कोस्ट कम पड़े इसकी। क्लियर हो गया? ओके मैम। ठीक है जी, आगे देख लेते हैं क्या कह रहे हैं। डायनामिक का कह रहे हैं कि वो पहला वर्ड जो सा है उसकी प्रॉपर्टी बताता है कि डी स्टैंड्स फॉर डायनामिक। टू पैक मोर बिट्स पर चिप, डी रैम यूज ओनली अ सिंगल ट्रांजिस्टर टू स्टोर अ बिट। कि हम क्या करते हैं कि हम कोशिश करते हैं कि पर एक चिप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बिट्स आ जाएं। अब इस कोशिश में कि एक चिप के ऊपर मल्टीपल बिट्स आ जाए, डी रैम क्या करता है कि एक सिंगल ट्रांजिस्टर यूज करता है किसी बिट को स्टोर करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट लाइन वो क्या कह रहे हैं कि रीडिंग दैट बिट डिस्ट्रॉयज द इंफॉर्मेशन सो इट मस्ट बी रिस्टोर्ड। कि जब हम उस बिट को रीड करते हैं तो हमारे पास जो इंफॉर्मेशन होती है वो डिस्ट्रॉय हो जाती है और फिर उसको क्या किया जाता है, दोबारा रिस्टोर किया जाता है। पहले वो क्या कह रहे हैं कि हमारी कोशिश ये होती है कि एक चिप के ऊपर ज्यादा से ज्यादा बिट्स आ जाएं। जब इस कोशिश करते हुए डी रैम क्या यूज करता है, एक ही ट्रांजिस्टर यूज करता है बिट को स्टोर करने के लिए। जब हम उस बिट को एक दफा रीड कर लेते हैं तो उसकी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई। जब डिस्ट्रॉय हो गई है तो उसकी वजह से हम क्या करते हैं कि दोबारा से उसको रिस्टोर कर दिया जाता है। दिस इज वन मोर रीजन द डी रैम साइकिल टाइम इज मच मोर लॉन्गर देन द एक्सेस टाइम। कि हमारे पास ये इसमें प्रॉब्लम आ जाती है ना कि हम एक ही ट्रांजिस्टर यूज कर रहे हैं बिट को
रिस्टोर करने के लिए, और जैसे ही हम वो बिट रीड करते हैं हमारी इन्फॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसकी वजह से हमें उसको दोबारा से रिस्टोर करना पड़ता है। तो जब हम इसको रिस्टोर कर रहे होते हैं तो हमारा जो साइकिल टाइम है वो लॉन्गर हो जाता है एज कम्पेयर टू एक्सेस टाइम। In addition, to prevent the loss of information when a bit is not read or written, the bit must be refreshed periodically. अब वो क्या कह रहे हैं कि एक तो हमारे पास सूरत है कि बिट हमने रीड किया तो हमारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो गई है, लेकिन अगर हमने बिट रीड नहीं किया या राइट नहीं किया है तो इस चीज से बचने के लिए कि हमारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय ना हो, हम इसको पीरियोडिकली रिफ्रेश करते रहेंगे। रिफ्रेश कैसे करेंगे कि हमारे पास कुछ स्पेसिफाइड टाइम होगा कि इतने मिली सेकेंड, इतने नैनो सेकंड बाद आपने ये बिट्स हैं, इसका जितना डाटा है वो सारा आपने रिफ्रेश करना है। अगर आप रिफ्रेश नहीं करेंगे तो ये डिस्ट्रॉय हो जाएगा और आपकी इन्फॉर्मेशन लॉस्ट हो जाएगी। तो इस वजह से वो क्या कह रहे हैं कि हमारे पास एक तो सूरत ये होती है कि हमारे पास हमने बिट रीड किया तो डाटा लॉस हुआ है, इसमें हमारे पास अगर हम बिट रीड नहीं करेंगे और बचना इस चीज़ से कि हमारा डाटा लॉस ना हो तो हमें बार बार रिफ्रेश करना पड़ेगा। फॉर्चुनेटली all the bits in a row can be refreshed simultaneously just by reading that row। अब वो रिफ्रेशिंग कैसे हो रही है कि हमें एक एक दफा उस सारी बिट्स को क्या करना पड़ता है, रीड करना पड़ता है जो कि हमने स्टोर की हुई है। Hence, every DRAM in the memory system must access every row within a certain time window। कि जब उसने रिफ्रेशिंग करनी है, रिफ्रेशिंग करने का मतलब है कि वो उस रो की एक एक दफा रीडिंग कर रहा है। जब एक एक दफा रीडिंग कर रहा है उसको, तो उसको सर्टेन टाइम में उस वाली रो को जो भी है उस सर्टेन टाइम में उस विंडो को बस एक दफा क्या करना पड़ता है, एक्सेस करना पड़ता है और उसके बाद उसको रीड करना पड़ता है। फॉर एग्जांपल वो कह रहे हैं कि आपके पास 8 मिली सेकेंड है, तो 8 मिली सेकेंड के अंदर आपने क्या करना है कि उन रोज को एक दफा रीड करना है। रीड करने के बाद हमें क्या पता चल जाएगा कि आपके पास ये डाटा रिफ्रेश हो गया। अब आपको दोबारा से इसको रिफ्रेश, अब आपके पास ये डाटा लॉस्ट नहीं होगा, लेकिन इसमें ये होगा कि हर 8 मिली सेकेंड के बाद आपको ये रिफ्रेशिंग करनी पड़ेगी ताकि आपका डाटा मेंटेन रहे। क्लियर हो गया बच्चों? किसी को कोई मसला यहाँ तक? गर्ल्स किसी को कोई इशू है? मैम फिर DRAM से अच्छा SRAM वर्क क्योंकि हमें उसे बार बार रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। रिफ्रेश नहीं करना पड़ता, ये है उसकी एक आपके पास, लेकिन DRAM आपको डायनामिकली एक्सेस करने देती है डाटा को, जबकि स्टैटिक आपको स्टैटिक फॉर्म में एक्सेस नहीं करने देती डाटा को। तो बस फर्क यहाँ पे आ जाता है, बाकी रिफ्रेशिंग इसमें होती है और SRAM में आपको रिफ्रेश नहीं करना पड़ता। यस मैम, थैंक यू। मैम इसका मतलब ये हुआ कि DRAM स्लो होती है SRAM से? स्लोली वर्क नहीं करती, बस इसमें रिफ्रेशिंग आपको करनी पड़ती है। हाँ, इसके एक्सेस टाइम उन्होंने ऊपर भी कहा था कि इसके एक्सेस टाइम और साइकिल टाइम में गैप ज्यादा होता है, इसी वजह से ज्यादा होता है क्योंकि इसमें रिफ्रेशिंग चाहिए होती है। ये कोस्ट के ऊपर डिपेंड करती है, हमें इसके एड्रेस को डिवाइड करना पड़ता है रो में और कॉलम में, जिसकी वजह से इसके साइकिल टाइम और एक्सेस टाइम में जो सा फर्क होता है। मैम इसमें जिस तरह उन्होंने बताया कि वो एक जो चिप या ट्रांजिस्टर होती है उसमें एक ही बिट स्टोर करता है DRAM, तो SRAM में क्या होता है, मतलब वो कैसे स्टोर करता है? वो भी बिट्स के ऊपर ही करता है, लेकिन उसका स्पेसिफाई नहीं किया हुआ कि वो ट्रांजिस्टर यूज करता है या किस तरह से स्टोर करता है। ओके मैम, थैंक यू मैम। वेलकम। और किसी को कोई मसला बच्चों? दोबारा एक ये पैराग्राफ दोबारा एक दफा सुन लें, ओवरऑल स्टोरी एक बता देती हूँ कि इसमें है क्या। आपके पास बेसिकली DRAM जो है स्टैंड करती है डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी के लिए। इसमें आपके पास क्या डिपेंड करती है जी, ये कॉस्ट पर बिट के ऊपर, जिसकी वजह से हमारे पास एक इशू आ जाता है कि कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है, तो हम इसमें क्या करते हैं, मल्टीप्लेक्सिंग करते हैं। मल्टीप्लेक्सिंग क्या होती है, क्या हम उसके एक एड्रेस जो है उसको डिवाइड कर देते हैं रो में और कॉलम में। रो वाला एड्रेस अलहदा और कॉलम वाला अलहदा, ताकि हमारे पास बिट्स कम पड़े और डाटा जो सा है हमारे पास वो हमें कॉस्ट कम पड़े। उसके बाद क्या है कि हमारे पास हर एक में कोशिश यही होती है कि हम एक चिप के ऊपर मल्टीपल बिट स्टोर कर रहे हैं। तो DRAM इसके लिए क्या करता है कि एक ट्रांजिस्टर यूज करता है किसी बिट को स्टोर करने के लिए। उस बिट को अगर हम उस बिट को रीड करते हैं तो उसके बाद हमारी इंफॉर्मेशन डिस्ट्रॉय हो जाती है, तो हमें उसको दोबारा से रीस्टोर करना पड़ता है। इस रीस्टोरिंग की वजह से DRAM जो है उसका साइकिल टाइम ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू एक्सेस टाइम। अगर हम उसके बाद है कि अगर हम उस डाटा को रीड ना करें तो भी हमारे पास इंफॉर्मेशन लॉस्ट हो जाती है। तो उसके लिए हम क्या करना पड़ता है कि हमें पीरियोडिकली उस डाटा को रिफ्रेश करना पड़ता है। रिफ्रेश कैसे होता है कि किसी स्पेसिफाइड टाइम में स्पेसिफिक विंडो में एक एक्सेस टाइम स्पेसिफाई कर दिया जाता है कि इस सिस्टम का इतना एक्सेस टाइम है,
इसने इस टाइम में इस डाटा को एक्सेस करना है, ये रो रीड करनी है, रीड करेगा तो ये वाला इंफॉर्मेशन रिफ्रेश हो जाएगी, फिर ये डिस्ट्रॉय नहीं होगी। अब वो कुछ भी हो सकता है, आपका 8 मिली सेकेंड भी हो सकता है, कितना भी टाइम हो सकता है। ठीक हो गया गर्ल्स? आज कितना ही पढ़ना था, इसमें कोई इश्यू है बच्चों? आपको समझ आ गई है? जल्दी से टाइम खत्म हो रहा है। ठीक है जी, बाकी की नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे अभी। और शफक, जिन बच्चों का मसला है उनके रोल नंबर मुझे सेंड कर दें। किसी को कोई मसला हुआ तो मुझसे दोबारा पूछ लीजिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज गर्ल्स।